नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ पुनीत पाठक और आज IBC 24 पर ये सत्र, ये सेशन, ये हमारा स्पेशल कार्यक्रम बहुत ही विशेष होने वाला है। इसकी वजह बहुत खास है, आप कुछ ही देर में समझ जाएंगे। हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज को बदलने के लिए विचारों पर काम करना बहुत जरूरी है, सोच पर काम करना जरूरी है। और विचार और सोच एक दिन में, एक क्षण में नहीं बदलते, न बनते। इसके लिए आपको शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी पद्धति पर बड़ी गहनता से काम करना होता है। हम सब जानते हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारतीय संस्कृति को लेकर अगर आपके हमारे मन में कुछ चिंताएं हैं, शंकाएं हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय एजुकेशन में कहीं कुछ रह गई कसर को हम हमेशा उद्धृत करते हैं, सामने रखते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब पुरातन पद्धति, पुरातन मान्यताएं, प्राचीन हमारा ज्ञान, इन सब को समाहित करके भारतीय संस्कृति के अनुरूप भविष्य का भारत कैसा हो, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। भारतीय शिक्षा बोर्ड इसी सोच से उपजा है। भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मेल से एक ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित करने का एक प्रयास जारी है जिससे समृद्ध इतिहास की नींव पर भविष्य का भारत खड़ा हो सके। भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरपर्सन NP सिंह साहब सौभाग्य से आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं और आज हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं। मिलिए हमारे आज के जो नए भारत का गुरुकुलम है, इसकी नींव रखने वाले प्रमुख बोर्ड के चेयरपर्सन से। सिंह साहब नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। नमस्कार पुनीत जी, बहुत ये भी मैं आपको बता दूं कि देश भर में तमाम शिक्षाविदों से सलाह मशविरा और ज्ञान विज्ञान और आने वाले वक्त में किस तरह की शिक्षा पद्धति चाहिए, इसके लिए आप विचार विमर्श कर रहे हैं। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। एक लंबा सिलसिला आपने देखा है, इतना अध्ययन किया है, इतना तजुर्बेकार आप व्यक्ति हैं कि जब एक नए बोर्ड का गठन देश में हुआ तो इसकी बागडोर आपको दी गई। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। एक सिंपल सवाल से शुरुआत करता हूं कि ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है जिसे आप संभाल रहे हैं, 2019 में अगर हम ठीक है तो इसका गठन हुआ था। किस सोच के साथ इसका प्रादुर्भाव हुआ और आज किस स्वरूप में है? पुनीत जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन इस उद्देश्य के अंतर्गत हुआ कि भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था में जी भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश भी होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा का सामर्थ्य 21वीं सदी के लिए जो आवश्यक है विभिन्न ज्ञान के आयामों में, वो तो होना ही चाहिए, वो तो न्यूनतम शर्त है। लेकिन भारतीय बालमानस से ही उसके व्यक्तित्व के शिल्पन में, गठन में भारतीय सांस्कृतिक गर्भ से उभरे हुए मूल्यों का भी समावेशन होना चाहिए। उसकी दृष्टि भारतीय होनी चाहिए और दक्षता वैश्विक होनी चाहिए। ये उद्देश्य से इस भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ और सभी जो भी शिक्षाविद हैं या सामान्य भी लोग हैं जो इस देश के निवासी, उन्हें मालूम है कि 1835 में जो इंडियन एजुकेशन एक्ट आया, वो मैकाले द्वारा एक ब्रिटिश हुकूमत को इस देश में बहुत ही उसकी जड़ें मजबूत करने के लिए एक ऐसी पद्धति का विकास किया गया कि जो स्कूली शिक्षा के जितने भी घटक हैं, चाहे वो कैरिकुलम का हो अंश, चाहे सिलेबस हो, चाहे वो शिक्षण पद्धति हो, पेडागोजी या मूल्यांकन पद्धति हो, या पाठ्यपुस्तकें हो, या उसके स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट हो, स्कूली पर्यावरण और संस्कृति हो, उसको इस तरह से संरक्षित किया गया, उसकी संरचना डिजाइन इस तरह की गई कि बच्चों के मन में भारत की जो एक सांस्कृतिक निधि है, जो ज्ञान परंपरा की एक समृद्ध संपदा है, उसके प्रति आत्मगौरव तो दूर बल्कि उसके प्रति हीन भावना हो। और जैसा कि वो कहा करता था कि भारत को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज आए हुए हैं, तो उनके मन में एक ऐसा वैचारिक
एक ताना बाना वैचारिक संरचना स्थापित कर दी जाए, जिसको आज की भाषा में मैं कहूं तो युवाओं के मन में एक ऐसा एल्गोरिदम डाल दिया जाए कि जिससे कि उनका जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो बौद्धिक दक्षता है, उस एल्गोरिदम से ही संचालित हो, और वो एल्गोरिदम इस तरह का हो कि वैचारिक रूप से वो पाश्चात्य दार्शनिक पद्धतियों के गुलाम हो जाएं। हमने देखा है कि 2010 के बाद देश में एक विचार बड़ी तेजी से चला, इसके पहले भी था लेकिन बड़ी तेजी से चला कि मैकाले शिक्षा पद्धति के कुछ ऐसे गुण दोष रहे हैं और दोष ज्यादा हावी हो गए, गुणों से कहीं ज्यादा इसमें वे दोष वे त्रुटियां देखने लगे लोग। हालांकि उनको देखने का नजरिया एक वर्ग का कुछ अलग ही रहा। तो जब आपने इस नए बोर्ड का सृजन किया, और जैसा अभी हम इस चर्चा को कर रहे हैं, तो ये भी दर्शकों को बताते चलें कि जैसे योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान स्वामी रामदेव जी, जिनको हम योग गुरु कहते हैं, उन्होंने दिलाई। उन्होंने स्वदेशी की अलख जगाई। उन्होंने एक आंदोलन जो अन्ना हजारे ने चलाया उसके मंच पर पहुंचकर उसमें साथ दिया। ऐसे कई क्रांतिकारी कदमों के सूत्रपात में वे अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे और इस बोर्ड में और इसके आगे बढ़कर गुरुकुलम स्थापित करने में जो उनकी एक मांग में से एक प्रमुख मांग रही है, क्योंकि वे मानते हैं कि चेतना का प्रमुख साधन, तो उससे भी आप जुड़े रहें। तो जब आपने इस नए बोर्ड का सृजन किया तो जाहिर है कि जो मैकाले शिक्षा पद्धति के पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगा होगा कि पैरेलल धारा आप खड़ी कर रहे हैं, कुछ विरोध भी हुआ होगा। क्या जवाब आपका उनको है? किस तरह से काम कर रहा है? पैरेलल काम कर रहा है, उसके उलट काम कर रहा है? देखिए पुरी जी, कई पीढ़ियां हो गई हमारी उसी पद्धति से पढ़े हुए, शिक्षित हुए। जब उन्हें ये बताया ही नहीं जाएगा कि भारत की दार्शनिक, चाहे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो गणित का विषय हो, खगोल विज्ञान का विषय हो, भौतिक विज्ञान का विषय हो, तर्कशास्त्र हो, महर्षि गौतम का न्याय, महर्षि वैशेषिक का गणकणाद का वैशेषिक दर्शन हो, या ऋग्वेद से लेकर आर्यभट्ट बारहमीर की बृहद संहिता, सूर्य सिद्धांत, भास्कराचार्य और अन्य गणितज्ञों, खगोल वैज्ञानिकों में वास्तव में पूरे ब्रह्मांडीय अध्ययन के सूत्र विद्यमान हैं। चिकित्सा में हमारे चरक, सुश्रुत जैसे अनेक समर्थ विद्वान हैं, कृषि क्षेत्र में कृषि पाराशर है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यंत्र सर्वस्व है महर्षि भारद्वाज का, वैमानिकी में महर्षि शौनक हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके विषय में व्याकरण शास्त्र में पाणिनि पूरे विश्व के सबसे पहले व्याकरण माने जाते हैं। इनको अगर हमने अपने पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया तो उन लोगों के मन में अगर भारतीय संस्कृति के प्रति कोई गौरव नहीं है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उन पर मैं सिर्फ एक तरह से मैं ये सहानुभूति रख सकता हूं कि हम सभी लोगों को ऐसी शिक्षा पद्धति का ही माध्यम से गुजरना पड़ा हमें कि हम अपनी ज्ञान संपदा से दूर हो गए। तो इसलिए अगर उनके मन में किसी प्रकार का अगर ऋणात्मक विश्लेषणात्मक दृष्टि रहती है तो मैं उससे कभी परेशान नहीं होता। उनको मैं जरूर ये समझाता हूं कि आप भी एक बार दृष्टिपात कर लो। भारत के विगत हजारों साल में, मुख्यतः अगर 2000 वर्ष का भी देख लें, और 2000 वर्षों में ही विभिन्न आयामों में जो ज्ञान संपदा सृजित हुई है, दुनिया के किसी भी देश में पुनीत जी इतने समग्रता के साथ, इतनी व्यापकता के साथ, इतनी गहराई के साथ जीवन के प्रत्येक आयामों के संदर्भ में एक विज्ञान सम्मत सुव्यवस्थित चिंतन की दृष्टि जी और उससे उभरता हुआ ज्ञान संपदा का समुच्चय दुनिया की किसी भी संस्कृति में नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात जो आपकी बातों से है, अगर एक लाइन में हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि आत्म गौरव जो आपको अपनी संस्कृति, ज्ञान और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा संग्रहित किए गए उनके जो तपस्या का फल, उनकी जो रिसर्च का जो अध्ययन का जो फल था, उसको अचानक से गायब करके पाश्चात्य चीजों का या जो वेस्टर्नाइज कल्चर है उसको हमने सर्वोपरि मान लिया। तो इसके हिसाब से ही इसको डिजाइन किया था, इसलिए आपने कहा कि आप उनसे सहानुभूति रखते हैं। अब ये जो नया बोर्ड है इसमें आप क्या डाल रहे हैं, किस तरीके से सिखाते हैं, इसका मूल आधार आपने क्या रखा है? वो प्राचीन पद्धतियां, वो ज्ञान जो विस्मृत हो गया, हटा दिया गया,
या नए समय के हिसाब से, आधुनिक समय के हिसाब से आपने चीजें डाली? देखिए पुनीत जी, आज की शिक्षा को अगर हम संरचित करेंगे उसका प्रारूप, तो स्वाभाविक रूप से विगत 400 वर्षों में विश्व में जो बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का जो एक नया दौर है, उससे हम बच्चों को पूर्णतः हम समृद्ध करेंगे उस संदर्भ में भी, क्योंकि वो तो एक न्यूनतम आवश्यक हमारी दक्षता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उन दक्षताओं के सृजन के लिए एक तो हमारे अंदर नवोन्मेष की प्रवृत्ति, शोध की प्रवृत्ति, आविष्कारक की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मात्र कृत्रिम रूप से सिर्फ पिछलग्गू होकर, सिर्फ नकलची होकर के जीने के लिए जो हम अभिशप्त हो गए हैं, उससे हमें पृथक होना होगा। एक तो ये भाव ला रहे हैं। दूसरा, जो एक नैरेटिव गढ़ दिया गया था 1835 के बाद के सारे कैरिकुलम के अंशों में कि भारत के लोग एक जादू टोनों के देश के लोग हैं, अंधविश्वासियों के देश के लोग हैं, यहाँ कोई समर्थ ज्ञान संपदा नहीं सृजित हुई, हम सपेरों के देश के रहने वाले हैं, हमारे जो भी गीत हैं उसको मैकाले कहता था ये गडरियों के भयग्रस्त गीत हैं। जबकि तमाम हमारे ग्रंथों में, मात्र संस्कृत की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे जैन ग्रंथों में, हमारे बौद्ध ग्रंथों में, हमारे संगम लिटरेचर में दक्षिण भारत के, हमारे अनेक भक्ति आंदोलन के गीतों में, समय में, हमारे अनेक विगत 2500 वर्षों में समय समय पर हुए विभिन्न विषयों की ज्ञान परंपरा से हम उसको अपने पाठ्य पुस्तक में हर विषय में उम्र के अनुकूल आधुनिक शिक्षा के साथ बहुत ही खूबसूरती से, बिना बच्चों को अतिरिक्त पृष्ठों से बोझिल किए हुए उसमें हम संयोजित कर रहे हैं। मतलब आप आने वाले भविष्य को इस तरीके से गढ़ रहे हैं कि उसमें एक आत्म गौरव का और आत्मबोध का, चेतना का सूत्रपात हो जाए, जिसका अभाव एक बड़े पीढ़ी में, जनरेशन्स में हमने देखा है। और इसकी वजह वही 1835 मैकाले की एक सोची समझी रणनीति के तहत दी गई शिक्षा पद्धति रहा है। अब इस बोर्ड के बारे में 2019 में इस बोर्ड का गठन किया गया, जिसके आप अध्यक्ष हैं, और अध्यक्षता में आपके 2021 में, जब से आपने इसका कार्यभार संभाला तब से लेकर अब तक 600 पूरे देश में संस्थान इस बोर्ड से जुड़ चुके हैं, और छत्तीसगढ़ में भी इसमें 80 संस्थान जुड़े हैं। जरा इसके स्पैन के बारे में बताइए, क्या प्रतिवर्ष इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं? किस तरह जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं? आप उन्हें जोड़ रहे हैं या वे स्वयं अब जानकर आपके साथ जुड़ रहे हैं? पुनीत जी, चूंकि नया बोर्ड है, नया उद्देश्य को आम जन तक पहुंचाना है, तो स्वाभाविक रूप से देश इतना व्यापक है, भौगोलिक रूप से भी, और अनेक मतावलंबी लोग हैं। तो ये बोर्ड वास्तव में भारत के नवसृजन की पृष्ठभूमि वैचारिक रूप से रखेगा, वैचारिक स्वतंत्रता का बीज रोपण करेगा। इसको हम तभी प्रमाणित कर पाएंगे जब हमारी पुस्तकें तैयार हो जाए, हमारा कैरिकुलम पूरी तरह से परिभाषित हो जाए। तो हम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के ही ब्लूप्रिंट के अंदर रहते हुए हमने इसका जो उद्देश्य है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी उसमें इंटीग्रेट करना है, समन्वित करना है, उसके तहत हमने पहले अपनी पुस्तकें तैयार की 8वीं तक की। 9वीं पर हम अब काम कर रहे हैं। तो जब नर्सरी से लेकर 8वीं की पुस्तक तैयार हो गई, तब हमने एक आम लोगों के बीच में आए कि बोर्ड का ये उद्देश्य है, बोर्ड का ये कैरिकुलम है, बोर्ड की पुस्तकें हैं, आप इससे अगर भारत के नवनिर्माण में अपनी भूमिका चाहते हैं, वैचारिक गुलामी से मुक्त चाहते हैं, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त चाहते हैं, और भारत में बच्चों को नेतृत्व परक बनाना चाहते हैं, तो जुड़िए। तो ये मैंने 3 महीने पहले ही इसको ओपन किया, शुरू किया, और इसी के अंदर ही विभिन्न प्रांतों के लगभग 600 से अधिक विद्यालय जुड़ गए और तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी प्रकार का संशय लोगों के मन में ना हो कि हम भारत की ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो किसी एक पंथ के, किसी एक समुदाय के ज्ञान परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरे राष्ट्र के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र,
संपूर्ण ऐतिहासिक कालखंड के सांस्कृतिक यात्रा के समस्त समय समय पर सभी जीवन के लिए उपयोगी आयामों में हुए ज्ञान सृजन को हम संरचित कर रहे हैं। जिज्ञासा तो आपने मेरी भी बहुत जगा दी, क्योंकि मैं भी एक पालक हूं, पेरेंट हूं, और पेरेंट के नाते आपसे दो बातें सीधे सीधे सारे पेरेंट्स की तरफ से पूछता हूं। आज जो पालक हैं, पेरेंट्स हैं, आप भी जैसे पेरेंट रहे हैं तो आपकी भी फिक्र होगी कि बच्चे भविष्य की सारी चुनौतियों के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो जो करना चाहें, हर इंडस्ट्री के लिए, हर रिसर्च के लिए, हर बड़े से बड़े पद, हर छोटे से छोटे चैलेंज के लिए वे तैयार हों। उनके व्यक्तित्व के साथ साथ जो उनकी एलिजिबिलिटी का कॉलम है वो भी पूरी तरीके से फुलफिल रहे। ये बोर्ड उनको उसमें सक्षम बनाएगा, इस बात को आप कैसे समझाते हैं? रिस्पॉन्स आपको कैसे मिल रहा है? मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं पुनीत जी। जैसे बहुत सारे लोगों को ये कभी कभी मन में आता है कि अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो कहीं मैथमेटिक्स, साइंस इससे दूर से हम कोई समझौता तो नहीं कर रहे हैं, अनदर संस्कृत बोर्ड तो नहीं है, ये किसी एक सेक्ट की बात तो नहीं कर रहा है, ये किसी एक आइडियोलॉजी विशेष की बात तो नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों से बोर्ड हमारा दूर है। हम भारत की समग्रता की बात कर रहे हैं, हम भारत में अभेद संस्कृति की बात कर रहे हैं, जो हमारे उपनिषदों से लेके बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म तक की एक आत्मा रहा है जो दर्शन, तो उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। हम गणित में एक उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, गणित और साइंस में, कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के प्रोफेसर एस सी वर्मा जो पुस्तक लिखते हैं, आप शायद ही दर्शक भी जानते होंगे, श्रोता भी जानते होंगे कि शायद ही कोई आईआईटीएन ऐसा होगा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बिना पढ़े हुए आईआईटी एंट्रेंस जी नीट क्वालिफाई कर रहा हो। डेफिनेटली हमारी साइंस की पुस्तकों के विकसित करने के लिए जो हमने तमाम विद्वानों की समिति बनाई है, उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर एस सी वर्मा कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि 9वीं से 12वीं तक हम ऐसी पुस्तकें बनाएंगे गणित और विज्ञान की शाखाओं की, कि हमारे बच्चों को जी नीट के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में न जाना पड़े। हमारी पुस्तकों के अध्ययन के बाद और हमारे मूल्यांकन में खरे उतरने के बाद बच्चे भी समर्थ रूप से जाएं, और ये जो कोचिंग और स्कूल के बीच की एक अनावश्यक द्वंद्वात्मकता में हमारा गार्जियन फंसा हुआ है, उससे बाहर निकले, निजात मिले उसको। एक प्रश्न और इसमें मैं जोड़ता हूं कि अभी आपने कहा कि हमने कक्षा नर्सरी से लेकर के 8वीं तक का क्यूरिकुलम सेट किया और उसके बाद इसे ओपन किया, और इसका बहुत अच्छा भी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हालांकि शुरुआती में प्रयोग धर्मिता और स्पेशली अगर बच्चों का सवाल हो तो पेरेंट्स बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि हम, कोई भी पेरेंट जब अपना बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने जाता है, किसी बोर्ड का चयन करता है, तो वो ये देखता है कि ये नर्सरी से लेके सीधा थ्रू आउट 12वीं तक, जिसके बाद वो सीधा प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर करेगा, वो वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो कितना वक्त अभी और लगेगा? क्या हम आगामी 3-4 वर्ष माने, या आपने इसके लिए कोई एक टाइम फ्रेम सेट किया है? देखिए, आपने बहुत ही मौलिक वैधानिक प्रश्न पूछा है, क्योंकि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क नया आया है 2023 में। एनसीईआरटी भी अभी पुस्तकें नहीं बना पाई, यहां तक कि 8वीं तक की पुस्तक भी नहीं आ पाई उनकी। भारतीय शिक्षा बोर्ड ने पूर्णतः एनसीएफ को फॉलो करते हुए और अपने गठन के पीछे के उद्देश्य का भी अनुसरण करते हुए 8वीं तक पुस्तक तैयार कर दी। 9वीं की पुस्तक में हमारा कार्य चल रहा है, क्योंकि जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में जो कॉम्पिटेंसी दी गई है, उस कॉम्पिटेंसी को सिलेबस में डिटेलिंग जिसको कहते हैं, विस्तृत रूप नहीं दिया गया अभी। उसके लिए एक पैनल भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एनसीईआरटी ने भी पैनल बनाया हुआ है, वो नहीं आया है। तो हम उस पर अपना, हमारे टीम गठित है, हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम 1.5-2 वर्ष के अंदर ही पुस्तकें सब ला देंगे। हम ये चाहते हैं अभी कि लोग पहले, चूंकि हमारा ये उद्देश्य है कि नर्सरी से लेकर के 12वीं तक अगर हमारे बोर्ड से जुड़ेंगे तो उनका मानस वास्तव में हम उस रूप में गढ़ पाएंगे, ठीक है, जो हमारा उद्देश्य है। अब तो क्रम से बढ़ रहे हैं। एक चीज मैं आपसे अंत में, कि मेरा अंतिम सवाल है, आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहूंगा, इस वक्त जो देश का माहौल है, जो टाइमिंग है, चाहे 2014 के बाद से लेके अब तक आप सरकारों का टेम्परामेंट देख रहे हैं, मोदी जी का काम करने का तरीका, इसमें स्वामी जी का भी, और स्वामी जी जैसे अनेक लोग हैं जो एक नए भारत के सृजन में एक अलग ऊर्जा के साथ में लगे हुए, और अब आपका बोर्ड भी इसमें मैं उसी श्रेणी में देखता हूं, पाता हूं। जो इसके खिलाफ पॉइंट उठाते हैं इस मंच से, आईबीसी के फोरम से, उनको जवाब आपका क्या है? क्या कर रहे हैं आप, किस तरह से कर रहे हैं? अगर बहुत संक्षेप में कहें। मैं संक्षेप में ये कहूंगा पुनीत जी कि उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा
कि उनके मन में जो भी दृष्टि बनी है, अवधारणा बनी है भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में, वो इसलिए बनी है कि वो भारत की ज्ञान परंपरा का सही अध्ययन करने का उन्हें अवसर नहीं मिला है। और अगर वो समाज में किसी भी ज्ञान परंपरा में अगर कोई विकृति है आचरण के लेवल पर, स्तर पर, उसको आधार बना के अगर पूरी ज्ञान परंपरा को वो आलोचना के दायरे में लाते हैं, तो उनकी भी व्यापकता उनकी दृष्टि में होनी चाहिए। आलोचना में निंदा नहीं होनी चाहिए, एक क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए। ठीक बात। तो जब आप देखेंगे कि जो हमारे मूल सिद्धांत है आचरण में कोई कमी है, तो मूल सिद्धांत जब ठीक समझेंगे तो आचरण को सुधारने की बात करेंगे, ना कि मूल सिद्धांत पर आक्रमण करेंगे। हम जो भारतीय शिक्षा बोर्ड में बात कर रहे हैं, भारत के उस सांस्कृतिक कल्चरल सोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मनुष्यों के बीच में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सभी घटकों के साथ एकता की बात करता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति ईसा वाश्वेदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां हृदय का सुसिद्धनम जी। उस संस्कृति, उस विचारधारा की बात कर रहे हैं जो कहीं भेदभाव टकराव की बात नहीं, समूचे भारत को ही नहीं समूचे विश्व को एक साथ खड़े होने की प्रेरणा देगा, और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। देखिए, डॉक्टर सिंह ने आपको जिन शब्दों में कहा है, मुझे नहीं लगता कि अब इससे बेहतर कुछ और कंक्लूड मैं भी कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा एक पेरेंट के नाते कि अगर आपको वाकई अपने बच्चों के भविष्य के साथ साथ देश का भविष्य स्वर्णिम, मजबूत और प्रगतिशील चाहिए, वैचारिकता, और साथ में जिसको हम कहते हैं कि समाज में पतन है, तो उसका पूरी तरीके से कंट्रोल आपके हाथ में आ सकता है अगर आप शिक्षा पद्धति के चयन की तरफ ध्यान दें। और उसका एक विकल्प है, शंकाओं के साथ सामने आइए, सवाल पूछिए, उत्तर देखिए और इसके बाद तय कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें समय दिया है और इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम पुणे जी, दर्शकों को भी प्रणाम, नमस्कार।